चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे इसके पहले वाली क्लास में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना? तो आज की टॉपिक होने वाली है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोगों का आज एक की जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ भी सीखने को मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे और आपके दोस्त भी पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं वो तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। ठीक ना बच्चों, हम लोग यहाँ पर पूरी फिजिक्स को यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं। सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आप कहीं भी कोई पेड बैच लेते हैं तो उससे बेहतर आपको ये क्लास मिलने वाली है। इसलिए आप पूरे क्लास को धैर्य के साथ पेन और कॉपी ले करके बैठा करिए और जो भी बातें बताई जाएं उसको नोट डाउन किया करिए, अपने नोट्स को तैयार किया करिए और हमारे साथ आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक ना? तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज के टॉपिक को। आज की टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। द्विध्रुव यानी जिसमें दो ध्रुव हों। द्विध्रुव यानी जो ध्रुवों दो ध्रुवों से मिलकर के बना हो। ठीक ना? यानी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हुआ कि एक ऐसा निकाय जो दो ध्रुवों से मिलकर के बना है। दो ध्रुव का मतलब बच्चों हो गया कि आपके पास एक ऐसा आवेश हो, या फिर कोई सपोज करिए कोई अणु है। अब अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी अणु हैं वे सब क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो अब जब दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर के बने होते हैं तो उसमें एक ध्रुव जो होता है आपका वो धन आवेश होता है, और एक जो दूसरा आवेश होता है या एक दूसरा जो आपका अणु होता है वह क्या होता है, ऋण आवेश से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर हम दो ध्रुवों की बात करें, मान लीजिए आपके पास एक, जैसे हमने कहा HCl, क्या कहा, HCl। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अणु है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना? तो इसमें एक परमाणु आपका हाइड्रोजन है और दूसरा परमाणु आपका क्या है, क्लोरीन है। तो यानी कि एक ऐसा निकाय जो दो ध्रुवों से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अगर हम इनको तोड़ेंगे बच्चों तो एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अगर हम HCl को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, धन आवेश, और क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस आवेश। तो कहने का मतलब है कि जब ये टूटा तो क्या बना बच्चों, एक H+ बना और एक Cl- बना। तो मतलब आपने समझा कि एक धन आवेशित है, दूसरा क्या है, ऋण आवेशित है। तो हमने आपको वही बताया कि वैद्युत द्विध्रुव यानी जो दो ध्रुवों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है, दो ध्रुवों से बना हो। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे, ध्यान से आप समझिएगा, पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हमने आपको बताया कि एक ऐसा निकाय जो दो ध्रुवों से मिलकर के बना है। अब इसमें कंडीशन बच्चों ये है कि जो दो ध्रुव होंगे उनके मान क्या होते हैं, समान होने चाहिए। उन पर जो आवेश का मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन उन पर आवेश के मान तो बराबर होंगे, लेकिन एक धन आवेशित होगा और दूसरा क्या होगा, एक ऋण आवेशित होगा। मतलब दोनों समान नहीं होने चाहिए या दोनों सजाती नहीं होने चाहिए। एक क्या होना चाहिए, धन आवेशित, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऋण आवेशित होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे HCl एक धन आवेशित है, दूसरा क्या है, ऋण आवेशित। आप कोई और ले लीजिए, जैसे H2O ये भी क्या है, एक अणु है जिसमें दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है।
तो कहने का मतलब हुआ मेरे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो, जिसमें आपके क्या होते हैं, दो बराबर, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यानी जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या होते हैं, रखे होते हैं, ठीक ना। यानी दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं, और उनसे जो मिलकर के बनता है वह क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हमने आपको कहा कि जो परमाणु होता है बच्चों, उसमें जो धनावेशित आपका क्या होता है, नाभिक, धनावेशित क्या होता है, नाभिक, और उतना ही ऋणावेशित आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हो गया एक धनावेशित एक ऋणावेशित, तो दो ध्रुवों से मिलकर के बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो ध्रुवों से मिलकर के बना है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय, निकाय का मतलब हो गया बच्चों, आप इसको सिस्टम समझ सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यानी जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, या कुछ दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक ना, तो वह क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, ऋण आवेश, एक हमारे पास क्या है, ऋण आवेश है, और इसके बराबर ही एक दूसरा आवेश हमने रख दिया। मान लीजिए यहां पर ये कैसा है, प्लस है, यानी एक माइनस क्यू और दूसरा क्या है, प्लस क्यू, यानी दोनों पर आवेश का मान बराबर है, लेकिन एक कैसा है, ऋण आवेशित है, और दूसरा कैसा है, धन आवेशित। तो हमने आपसे क्या कहा कि दो बराबर होने चाहिए, परंतु कैसे होने चाहिए, विपरीत आवेश होने चाहिए, कुछ दूरी पर यानी अल्प दूरी पर वो क्या होने चाहिए, रखे होने चाहिए। मान लीजिए बच्चों, इनके बीच की जो दूरी है, यानी इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है, वे हमने क्या मान लिया, 2L मान लिया। क्या मान लिया, 2L मान लिया। ठीक है, अब इसका जो मान होता है, या वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कि किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, यानी किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, यानी कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, यानी इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे धन आवेश ले लीजिए चाहे ऋण आवेश ले लीजिए, और उनके बीच की जो दूरी है 2L, उन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो जो मान आपको मिलेगा वह क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, यानी कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक ना, तो हमने आप क्या बताया,
किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, अब चाहे प्लस ले लीजिए या फिर माइनस ले लीजिए, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की, आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या कहा कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत बताइए, नहीं है? यानी किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी या अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं बच्चों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास दो आवेश कौन कौन है, एक माइनस Q है और दूसरा क्या है, प्लस Q, और उनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो अगर हम मान लें कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस Q तथा प्लस Q और उनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। अगर हमने मान लिया कि माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या है बच्चों, माइनस Q तथा प्लस Q व उनके बीच दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, 2L। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, बताइए। बताइए क्या होगा सभी लोग। हमने आपको बोला ना कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एक आवेश कोई ले लें Q और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL। यही क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं है। तो ये हो गया बच्चों वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अब एक बात समझिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव यानी जो दो ध्रुवों से मिलकर के बना होता है वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बच्चों हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक ना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। और P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। चलिए एक चीज और याद रखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक ना, तो याद रखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। मैं यहां लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश यानी जो वैद्युत
द्विध्रुव का अक्ष है, इसके अंदिश इसके जो वैद्युत द्विध्रुव कार्य करता है वह इसके मध्य में कार्य करता है, और इसकी जो दिशा होती है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पी, जो इसकी दिशा होती है बच्चों वह दिशा हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वह दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। तो यानी जो इसकी दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस ध्रुव से प्लस की तरफ होती है, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। क्लियर? किसी को कोई समस्या? यानी धन आवेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक ना? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज और जान लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। देखिए मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम होता है। और यल क्या है, यल दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो इस प्रकार जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा। और अगर इसकी बीमा की बात की जाए बच्चों तो बीमा क्या हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी, कूलाम की बीमा क्या बताया था हमने, ए टी। ठीक है, और मीटर की बीमा क्या बताया था हमने, यल। तो जब इनको मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, एल टी ए। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा है वह क्या है, एल टी ए है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या है, एल टी ए है। किसी को कोई समस्या बताइए आप लोग? चलिए नहीं है तो हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो दो ध्रुवों से मिलकर के बना हुआ होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव कुछ दूरी पर एक दूसरे से क्या होते हैं, रखे गए होते हैं। ठीक ना? हमने आपको बताया किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं आप, पी से। और मान लीजिए एक आवेश आपके पास माइनस क्यू है और एक आवेश आपके पास प्लस क्यू है और इनके बीच की दूरी 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2l होगा। तो इसकी जो दिशा होगी बच्चों वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होगी। तो अगर दिशा इसमें है तो इसलिए आपकी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। अगर इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। बीमा की बात करें तो आवेश की बीमा AT होती है और मीटर दूरी की बीमा L, तो LTA हो जाएगी इसकी बीमा। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलें अगली टॉपिक पर। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलो नहीं है तो आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम उसको समझने वाले हैं। ठीक ना? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम लोगों को दो कंडीशन पढ़नी है। एक तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और दूसरी हमको पढ़नी है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आइए समझते हैं उसको। वे क्या है हमने वैद्युत द्विध्रुव समझ लिया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे बार बार ये एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक ना? चलिए इसको समझते हैं।
अब देखो बच्चों, इसमें 2 या 3 टॉपिक आपको मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी अच्छी स्थिति पर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको 3 कंडीशन में निकालना है। एक हमको निकालना है अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमको निकालना है बच्चों निरक्षीय स्थिति पर। दूसरा किस पर निकालना है? निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर। और तीसरा बच्चों हमको निकालना है किसी बिंदु पर। ठीक ना, वो ना तो अक्षीय पर होगा। अक्षीय का मतलब बच्चों कि जिस पर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया उसके ठीक उसी दिशा में, ठीक ना, यानी उसी अक्ष पर स्थित। जैसे मान लीजिए एक अक्ष है और इसी अक्ष पर स्थित कोई किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय का मतलब हो गया कि इस अक्ष पर नहीं, यानी कि निरक्षीय स्थिति यानी कि इसके क्या होती है? लंबवत होती है। मान लीजिए इसके लंबवत हो गई, ये निरक्षीय स्थिति। तो हम दोनों को समझेंगे। पहले आज की क्लास में हम लोग अच्छी स्थिति पर समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक ना, तो बहुत ध्यान पूर्वक ये डेरिवेशन आप समझिएगा। एक बार में आपको पूरा क्लियर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप क्लास को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, आइए। तो पहला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, अभी हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया, और वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया कि वह दो ध्रुवों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें दो समान प्रकार के आवेश, परंतु यानी दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या होते हैं? रखे गए होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहां पर भी दो समान प्रकार के आवेश हैं। एक मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू है और एक दूसरा आपका क्या है? प्लस क्यू है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी है, ए और ये क्या है? बी है। हमने क्या कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। आप देख रहे हैं कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, किसी ऐसे माध्यम में बच्चों हमने इसको रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। जिसका परावैद्युतांक क्या है? मतलब ये निर्वात या वायु में नहीं रखा है, या फिर निर्वात या वायु के भी लिए आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये कहा आपसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। और इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है? मान लीजिए 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों कार्य करेगा वो कहां पर कार्य करेगा? इसके मध्य में, यानी जो P, मान लीजिए इस बिंदु को मैं मान लेता हूं O। बिंदु को मैंने क्या मान लिया? O, यानी कि जहां पर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्य कर रहा है ये मध्य में। ठीक ना, ये बिंदु क्या है? O है। अब मान लेते हैं कि इसके अक्षीय स्थिति में, यानी इसी अक्ष पर, चाहे इधर ले सकते हैं आप या फिर इधर ले सकते हैं। ठीक ना, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि मान लीजिए बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु लिया P, और इस बिंदु P पर बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमने आपसे क्या कहा कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। और जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर बात समझ में आ रही है बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ कि यदि
मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये धन आवेश है और ये कैसा आवेश है, ऋण आवेश। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर मान लीजिए माइनस क्यू की मैं बात करूं तो माइनस क्यू, और यहां पर मान लो एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस के बीच क्या होगा, आकर्षण, और ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, इधर होगी, यानी कि प्लस क्यू के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगी, ठीक है, उस दिशा में होगी, क्योंकि जो इसकी दिशा होगी वह हमेशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहां से कहां होती है, ऋण आवेश से धन आवेश। तो ये क्या है, इधर होगा। अब अगर हम माइनस क्यू के कारण इस पर बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या क्या होगा आपका, इस दिशा में होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका E2, यानी इधर आपका क्या होगा E1 और इधर क्या होगा आपका E2 होगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर O से बिंदु P के बीच की दूरी R है, O से बिंदु P के बीच की दूरी R है, तो आप मुझे बताओ बिंदु B से P के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये वाली दूरी तो आपको हटाना पड़ेगा। अब ये देखो टोटल क्या है, 2L है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, L होगी, यानी A से O के बीच की दूरी L और इधर की भी दूरी L, क्योंकि ये मध्य बिंदु है O। जब ये दूरी L है तो ये पूरी दूरी R है। अगर मैं आपसे B से बात करूं कि बिंदु B से P के बीच की दूरी क्या है, तो बिंदु B से P के बीच की दूरी आप कहेंगे सर R में से L को क्या करिए, घटा दीजिए, यानी R माइनस L। आप समझो ना ऐसे कि ये मान लो B है, ये P है, इसके बीच की दूरी क्या है, B से P के बीच की दूरी हमको निकालना है, और ये जो है O है, ये टोटल R है, टोटल क्या है, R है, और इस बिंदु से ये वाली दूरी है L है। तो अगर हमें इस बिंदु से ये दूरी चाहिए तो हम पूरे में से L को क्या कर दें, घटा दें, यानी इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। क्लियर, किसी कोई समस्या नहीं। चलिए, तो ये दूरी हमने समझ लिया, R माइनस L हो गया। चलो, क्योंकि फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन में बहुत समस्या नहीं होगी, इसलिए फिगर को आप बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक ना। अब बताओ, अगर यहां से B से P के बीच की दूरी R माइनस L है और ये बिंदु A है, A से बिंदु P के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो आप मुझे बताइए, ये L है, यहाँ पे L है और ये R है, तो ये पूरी दूरी बच्चों क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी, यानी माइनस क्यू से P के बीच की दूरी क्या है, R प्लस L है, और B से P के बीच की दूरी बच्चों क्या है, R माइनस L है। क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं है, बताइए। चलो, अब समझते हैं। हमने आपको कहा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना माना वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक। चलिए, अब मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर के बना है। ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश से क्या है, मिलकर के बना है, और जिनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है बच्चों, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो इसको समझते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर क्या है, बना है। जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक, 2l है। बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब ये सारी बातें बच्चों आपको लिखना जरूरी इसलिए है ताकि आप फिगर के बारे में एक्सप्लेन करें। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट आप ये मैं जो डेरिवेशन अब कराने जा रहा हूं आप उसको कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए, माइनस क्यू प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी, E1 और E2 है। यानी कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। चलो, अगर आपने पीछे की क्लास देखा है तो मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु आवेशों के कारण, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वे क्या होती है आपकी, बताइए। अगर हम E1 की बात करें तो प्लस क्यू से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए बिंदु B से P के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L। बिंदु P से R यानी प्लस क्यू से P के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है। तो आप मुझे बताइए E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू के। के क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, कैसे माध्यम में रखा गया है बच्चों, के, यानी जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। यानी कि E1 बराबर 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू के, दो बिंदु आवेशों के कारण, यानी बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पीछे आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, पीछे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा है। चलिए, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आवेश क्या है Q, तो आवेश आपका Q बटे R का स्क्वायर, R मतलब दूरी, तो बिंदु B से P के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है, तो R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर होगी। दिशा क्या है बच्चों, B से P की ओर, B से P की ओर। ठीक है, चलिए E2 निकाल लीजिए। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू के। अब यहां से इसके बीच की दूरी क्या है, R प्लस L, यहां से इसके बीच की दूरी क्या है, R प्लस L, तो क्या हो जाएगा Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, P से A की तरफ होगी, इसकी दिशा क्या होगी, P से
एक दिशा में, यानी इसकी दिशा P से A की दिशा में। देखिए E1 आपका इधर दिख रहा है और E2 आपका इधर दिख रहा है। चलिए अब दोनों दिशाएं क्या हैं, एक दिशा में एक विपरीत है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं बच्चों, तो हम इनको क्या करेंगे, इनका जो परिणामी तीव्रता होगी उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि E1 E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E1 माइनस E2। चलो एक चीज ध्यान से आप समझो, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू इसमें भी है। तो ये तो दोनों में से कॉमन हमको मिल जाएगा। अगर दोनों में से कॉमन मिल जा रहा है, यानी कि ऊपर से क्यू मिल गया और नीचे से आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के मिल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1/r-l का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस होगा तो 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलो माइनस कर दिया, तब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद देखिए नीचे दिख रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं ना है, बताइएगा अगर नीचे नहीं दिखेगा। चलिए नहीं दिखेगा तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, नहीं दिख रहा है, हम यहां लिखते हैं, ठीक ना, लेकिन आप ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ब्रैकेट में देखो r+l का होल स्क्वायर और यहां पे चला जाएगा r-l का होल स्क्वायर, यानी r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। टोटल के अपान बच्चों क्या हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, r² - l² का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं पूरा आपको हल करके यहां पे दिखा देता हूं। जैसे देखो यहां पे आपको दिया है r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना, a प्लस बी का वर्क करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं करोगे। फिर माइनस यहां पे जब आप a माइनस बी का वर्क करोगे a² प्लस b² माइनस 2ab, ये भी होगा। तो जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो r² कट जाएगा। हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 2 4r l, यानी कि हल करने के बाद क्या आ गया 4r l आ गया। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वो चीज लिख रहा हूं बच्चों, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 4rl बटे r² माइनस l² होल स्क्वायर। किसी को कोई समस्या नहीं है, बताइए अगर कोई समस्या है तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। चलिए नहीं है तो अच्छी बात। अब देखते हैं, अच्छा ये बताओ अगर हम इस बिंदु से बात करें तो यल की दूरी ज्यादा है कि आर की दूरी, किसकी दूरी ज्यादा है बताओ देख के, आर की ज्यादा है कि यल की। तो आप कहोगे सर आर की ज्यादा है, यल क्या है कम है। तो हम यहां पर बच्चों क्या करते हैं कि जिसकी दूरी कम है या अल्पतम है उसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, या उसको हम नगण्य मान लेते हैं। यानी l² का मान r² की तुलना में क्या है, नगण्य है। यानी l² का मान r² की तुलना में क्या है, नगण्य है। क्या है, नगण्य है, ठीक ना। चलो और जब ये नगण्य है तो l² हट जाएगा, और जब l² हट जाएगा तो आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहां पे देखो 4rl को
हम क्या लिख सकते हैं, 4RL को हम यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL इंटू आर। ये आर आपका है, यहाँ पे 2 4 को हमने 2 2 या 4 लिख दिया, Q इंटू एल लिख दिया, इंटू आर लिख दिया, बटे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर तो हट गया, बचेगा आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है तो आर के पावर क्या हो जाएगा 4। अब ये बताओ, एक आर से एक आर क्या होगा, कट जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा। अब ये बताओ, ये 2QL किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी बताया आपको, यानी ये किसके बराबर, P के बराबर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू के, और ये हो गया 2, ये हो गया किसके बराबर, P के बराबर, और ये नीचे एक आर कट गया ऊपर वाले से, तो क्या बचा, आर का क्यूब। यानी ये फार्मूला आपका आ गया बच्चों, E बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू के 2P/r का क्यूब। किसी कोई समस्या बताइए, नहीं है, चलिए नहीं है तो अच्छी बात। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या बताया था अभी, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये फार्मूला याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे इन पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। चलो अच्छा, निर्वात या वायु की बात करें, अगर हम आपसे कहें कि निर्वात या वायु में है, तो निर्वात और वायु के लिए क्या हो जाएगा, के का मान हट जाएगा, यानी के का मान 1 हो जाएगा। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और निर्वात और वायु के लिए जब के का मान 1 होगा बच्चों, यहां पे देख लो, वहां दिख नहीं रहा होगा, निर्वात या वायु के लिए ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर 1/4 पाई अपसाइलन 0, के का मान क्या हो गया 1 हो गया, इंटू 2P/r का क्यूब। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। चलो एक चीज और ध्यान रखो कि 1/4 पाई का मान कितना हमने बताया है, 9 गुणे 10 घाते 9। तो अगर हम यहाँ पे 9 गुणे 10 घाते 9 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा होगी, वैद्युत ध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण से धन की ओर होगी, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। यानी इसको जो दिशा है, दिशा जो होगी बच्चों, वो कहां से कहां होगी, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ठीक, किसी कोई समस्या, अब बताइए, कंप्लीट हो गया। नहीं है, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों। मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। किस स्थिति पर हमने निकाला है, अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, हमने मान लिया कि माना एक निकाय -Q और +Q से मिलकर बना है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिससे हम किसी ऐसे माध्यम में रखें जिसका परावैद्युतांक क्या है। अब इससे मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने कहा कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है, और बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -Q और +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखिए ये प्लस है धनात्मक, तो इस पर क्या होगा प्रतिकर्षण, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, और ये माइनस है तो इस पर आकर्षण होगा, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 +Q के कारण, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 -Q के कारण। क्लियर, चलिए
हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाया है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो हमने E1 लिखा 1/4πε0 इंटू के, क्योंकि ये कैसे माध्यम में है? परावैद्युतांक में। Q/r-L का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? बिंदु B से P के बीच की दूरी r-L है। E2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू के Q/r+L का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस Q से P के बीच की दूरी क्या है बच्चों? r+L है। अब दोनों की दिशाएं क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 इधर है और E2 इधर है, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और Q/4πε0 इंटू के दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो r² - L² का होल स्क्वायर, r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर। जब इसको आप हल करेंगे, मैंने हल करके आपको दिखाया था, तो क्या बचेगा? 4r-L बचेगा। एल स्क्वायर का मान आर की तुलना में क्या है? नगण्य, बहुत कम है, अल्प है, छोटा है, इसलिए हमने एल को नगण्य मान लिया। तो जब एल को नगण्य मान लिया बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, Q इंटू एल इंटू आर बटे नीचे से एल स्क्वायर हट गया, तो आर के पावर 4 हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर है, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4 हो जाएगा। एक आर कट गया, आर का क्यूब बच गया, और 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हमने P लिख दिया है। ठीक है, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू के 2P/r का क्यूब मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर? चले, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। ठीक है, परावैद्युतांक के लिए का मान क्या होता है? के का 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 हो गया। तो जब के का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ से के हट जाएगा, यानी E बराबर 1/4πε0 2P/r का क्यूब। अगर दिशा की बात करें तो दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, और हम इसके वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर और किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करिएगा।